Hello everyone, welcome back to our channel. This is Ankita Agarwal and I am discussing with you mathematics for JK SSB Finance Account Assistant and also Junior Statistical Assistant. कुछ टॉपिक्स जो हैं इन दोनों एग्जाम्स के लिए कॉमन है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कॉमन है। बाकी जो कुछ टॉपिक्स जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में अलग से हैं उनको हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के कंप्लीशन के बाद जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो डू शेयर विद योर पीयर्स, ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ एक लार्जर पॉपुलेशन तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने स्टार्ट किया था माइनर कोफैक्टर एंड जो एक और टॉपिक था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसमें से हम प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ माइनर डिस्कस कर पाए थे क्योंकि वो बहुत लेंथी था, आपको समझाना अच्छे से इम्पॉर्टेंट था। अगर मैं एक ही लेक्चर में तीनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस करती तो हो सकता है आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने सिर्फ आपके साथ माइनर डिस्कस किया था। तो माइनर अगर आपको क्लियर है तो आपको कोफैक्टर समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, दैट आई एम श्योर अबाउट, क्योंकि माइनर से ही कोफैक्टर जो है वो निकल के आता है। माइनर क्या था? माइनर था एक डिटर्मिनेंट जो निकलता है जब हम उस माइनर सबसे पहले हर एक एलिमेंट का निकलता है। अगर हम हमारे एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है ये, तो इसका माइनर क्या होता था? जो भी इसका डिटर्मिनेंट होगा, जो भी इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, कब? बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। जिस रो और जिस कॉलम में वो प्रेजेंट है, क्या वो वाला पर्टिकुलर एलिमेंट, जब हम उसकी रो को और उसके कॉलम को एक्सक्लूड कर देते थे तो जो हमारे पास बाकी के 4 एलिमेंट्स बचते थे इन द ऑर्डर 3 क्रॉस 3, उन 4 एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट था वो कहलाता था हमारा क्या? माइनर। और हमने ये भी देखा था लास्ट लेक्चर में किस तरह हम एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, एंड सिमिलरली उसी तरह एक एक एलिमेंट का हम क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। पहले आपको माइनर निकालना आना चाहिए। एक की अगर हम रिवीजन कर लें, अगर मेरा ये मैट्रिक्स है 3 4 5 1 0 -1 2 3 4, मुझे माइनर निकालना है कौन से एलिमेंट का? इस एलिमेंट का। तो ये एलिमेंट कौन सा होता है? A11। तो मेरा यहाँ पे माइनर जब निकलेगा तो वो क्या होगा? M11। तो वो किस तरह निकलता था? इस कॉलम और इस रो को डिलीट करके। तो मेरे पास पीछे एलिमेंट्स क्या बचते थे? ये वाले। इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, आई होप आपको इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब हम जीरो में कुछ प्लस करते हैं तो वो वही रहता है। तो मेरा आंसर आता था 3। इतना हमको फॉलो करना होता था जब हमें क्या निकालना पड़ता था? माइनर। माइनर को डिनोट कैसे किया जाता था? m, आगे जो भी वो एलिमेंट होगा उसको हम बोलते थे M11, M12, M13, M21, M22, M23 रिस्पेक्टिवली। अब जब मुझे कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इससे Aij। Aij कौन सा A? कैपिटल A। अगर स्मॉल a है, अगर ये है तो ये कहलाता है मेरा एलिमेंट। ठीक है, अगर स्मॉल a की जगह लार्ज a है, कैपिटल A है, इसके आगे Ij है, तो ये मेरा क्या कहलाता है? कोफैक्टर। ऑलराइट, तो Aij मेरा कोफैक्टर होगा, जहाँ पे I क्या होता है? जिस रो का वो एलिमेंट है, J क्या होता है? जिस कॉलम का वो एलिमेंट है। जिस तरह हम माइनर को रिप्रेजेंट करते थे M से, उसी तरह कोफैक्टर को हम करेंगे कैपिटल A से। ठीक है, तो जिस रो में वो प्रेजेंट हो, जिस कॉलम में प्रेजेंट हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? Aij इट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। ठीक है, पहले आपको जिस तरह माइनर हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का निकलता था, उसी तरह कोफैक्टर भी हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का निकलता है। माइनर निकाल लिया आपने जब हर एक एलिमेंट का, फिर उसके बाद उसका कोफैक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? Aij का फॉर्मूला है -1 रेज टू द पावर I प्लस j।
अगेन आई का मतलब क्या हुआ, जिस रो का वो एलिमेंट है, जे का क्या मतलब हुआ, जिस कॉलम का वो एलिमेंट है, इनटू जो उस एलिमेंट का माइनर निकला था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा क्या आएगा, कोफैक्टर। अगेन कोफैक्टर विल बी अ नंबर, अ पर्टिकुलर नंबर, जो कैसे निकलेगा, जब हम जो मेरा माइनर आया उस एलिमेंट का उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। ठीक है, सपोज करो मेरे को A1 का कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालूंगी, 1 का मतलब क्या है, मेरी रो भी पहली है और कॉलम भी क्या है, पहला। इसके केस में -1 रेज टू द पावर क्या होगा, i भी 1 j भी 1, तो 1 + 1 इंटू mij इंटू m1 ठीक है। मैं आपको एक 2x2 मैट्रिक्स दे देती हूँ सपोज। ठीक है, मैट्रिक्स को अब हम B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे मेरा A11 क्या हुआ, यहाँ पे मेरा A11 हुआ 3, A12 हुआ 1, A21 हुआ 4 और A22 हुआ क्या, -1। अगर आपको ये नहीं पता कि इन एलिमेंट्स को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, A11 को 3 क्यों बोला, 12 को 1 क्यों बोला, तो प्लीज़ जाके पुराने लेक्चर्स देखिए जो हमने मैट्रिसेस के किए हैं, 4 लेक्चर्स उसके हैं, आगे 3 लेक्चर्स डिटर्मिनेंट के हैं। आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डू चेक इट आउट। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब मुझे जब इसका माइनर निकालना है दैट इज M11, तो M11 कैसे निकलता था, इस कॉलम को छुपा के, इस रो को छुपा के, पीछे क्या बचा, -1 जो था मेरा माइनर बन गया था। ठीक है, ऐसे ही होता है, जहां पे मैंने माइनर डिस्कस किया है वहां पे पहले मैंने 2x2 मैट्रिक्स का माइनर निकाला है, फिर मैंने 3x3 का किया है। ठीक है, यहाँ पे जब M12 का माइनर निकालना है तो क्या करते हैं, M12 क्या है, इसका माइनर, तो इसकी रो छुपा दी, इसकी कॉलम छुपा दी, तो मेरा आंसर क्या आया, 4। यहाँ पे जब मैंने M13 का निकाला, M13 नहीं, M21 का माइनर निकालना है, तो ये कॉलम छुपा दिया, ये रो छुपा दिया, तो मेरा एलिमेंट क्या बचा, 1। और यहाँ पे M22 का मेरा आंसर क्या आया, इसकी कॉलम को छुपा दिया, इसकी रो को छुपा दिया, तो M22 आया 3। ठीक है, अब जब मेरे माइनस निकल गए, अब मुझे निकालना है क्या, कोफैक्टर। तो इसको पकड़ो सबसे पहले, तो मेरा A11 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मैंने आपको बोला जैसे हम हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते थे उसी तरह हम हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो A11 क्या होगा, फॉर्मूला लिख दो, -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। A11 का मतलब क्या है, i भी 1 है और j भी 1 है, इंटू M11, ये आ गया। तो ये किसके इक्वल होगा, -1 रेज टू द पावर 2 इंटू M11 क्या है मेरा, -1। तो -1 रेज टू द पावर 2, जब किसी नेगेटिव एलिमेंट का रेज टू द पावर एक इवन नंबर होता है, मतलब क्या, रेज टू द पावर का मतलब क्या है कि -1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब दो नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बनते हैं, 1 बनते हैं। मतलब इसका हमारा क्या बन जाएगा, 1, और मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 से, तो 1 इंटू -1 विल बी -1। ठीक है, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया, दूसरे एलिमेंट पे चलो, दूसरे एलिमेंट का अगेन सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे मेरा i क्या आएगा, 1, और j क्या आएगा, 2, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनर ऑफ 1 2, जो कि A12 एलिमेंट है उसी का माइनर आएगा यहाँ पे। 1 + 2 क्या होता है, 3, M12 क्या था मेरा, 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब किसी नेगेटिव एलिमेंट को जब हम रेज टू दी पावर एक ऑड नंबर करते हैं तो उसका माइनस रिटेन रह जाता है वहाँ पे, इसलिए -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इंटू 4 विच विल बी इक्वल्स टू -4। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरा A21, तो A21 का भी सेम 1, अब 2 + 1 आएगा इंटू M21। ठीक है,
-1 रेज टू द पावर 3 इंटू m21 क्या है मेरा 1, -1 इंटू 1 इक्वल्स टू -1, और लास्ट मेरा एलिमेंट a22 यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 2 + 2 इंटू m22, 2 + 2 क्या होता है 4, तो -1 रेज टू द पावर 4 और m22 क्या है मेरा 3, तो क्या आएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह पहले हमने माइनर्स निकाले एंड देन माइनर्स निकालने के बाद हमने क्या किया, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या निकाला, हमने कोफैक्टर निकाला। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, -1 रेज टू द पावर i + j इंटू mij। देखो मैं आपको सीधे सी बात है, मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ जिस तरह एकेडमिक्स में हम अपने 11th-12th के टीचर से समझते हैं, वहाँ पे भी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में बैठते हैं। और अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपने एक बार लेक्चर देख लिया और आप कॉन्सेप्ट समझ भी आ गया और आपको प्रैक्टिस भी ना करनी पड़े, तो वो पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, उसको रिटेन करने के लिए आपको 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वो आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेगी, उसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ तक रहा फॉर्मूले की बात, वो मैं आपको सिखा रही हूँ और यही इतना ही पढ़ना है आपने, इससे आगे कहीं नहीं जाना। ठीक है, अब ये बात थी एक 2x2 मैट्रिक्स की। ठीक है, जब अगर मैं एक 3x3 मैट्रिक्स ले लूंगी तो गेम देखो कैसे चेंज हो जाएगी। सपोज करो ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, इसका माइनर लेना मैंने आपको सिखा रखा है। लास्ट लेक्चर में हमने अराउंड 6 to 7 एलिमेंट्स का माइनर निकाला था। अगर आपको माइनर निकालना आता है तो माइनर निकालने के बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकला जब ये 2x2 एलिमेंट था, तो जब ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगी तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स का क्या निकलेगा, कोफैक्टर निकल के सामने आएगा। ठीक है, अगर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो आपका जो लेक्चर है वो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा लेक्चर आपको बोरिंग लगेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि कैसे निकालना है कोफैक्टर। अब इसका कोफैक्टर निकालना है सपोज 2 का, तो क्या करते हैं, पहले इस इतने का माइनर निकाल लेंगे, इतने का माइनर निकाल लिया, फिर उसके बाद -1 रेज टू द पावर 1 + 1, ये तो सबके लिए सेम रहेगा, इंटू m11। ठीक है, इसका अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है तो इसकी कॉलम और इसकी रो को छुपा दूंगी और माइनर निकाल लूंगी, है ना। माइनर निकालने के बाद ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, a22 है, तो -1 रेज टू द पावर 2 + 2 इंटू m22 आ जाएगा। इसका मुझे अगर कोफैक्टर निकालना है तो ये एलिमेंट है मेरा a33, तो इसका जब मैंने कोफैक्टर निकाला तो -1 रेज टू द पावर क्या आएगा, 3 + 3, क्योंकि इसमें रोज 3 है, कॉलम 3 है, इंटू m33। m33 कैसे निकलेगा, इसकी कॉलम को और इसकी रो को छुपा के ये जो 4 एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट इंटू -1 रेज टू द पावर 6, इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, और इसका डिटर्मिनेंट जो निकल के आएगा उसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा क्या आएगा, A ट्रांसपोज। ऑलराइट, तो ये था आपका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अगेन ये मत सोचिए कि ये निकालने वाली चीज़ है, इसका आपको MCQ नहीं आ सकते। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और आपको पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए बोला जा सकता है, और आप ये मत सोचो कि डिफ़िकल्ट है तो नहीं करना। अभी 2 महीने पड़े हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो मैथ्स को पढ़ना तो आप डेफिनेटली यू कैन डू दिस। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 11th-12th के टॉपिक्स हैं यार, और आप सब ग्रेजुएट्स हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है इन टॉपिक्स को ग्रैब करने के लिए, प्रोवाइडेड आप ध्यान से पढ़ रहे हो। और अगर आपको कोई डाउट भी आ रहा है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम आपके क्वेरी का रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एडजॉइंट। माइनर निकालना सीख लिया, एक बारी माइनर निकालना आ गया, फिर आपको कोफैक्टर निकालना आएगा। कोफैक्टर निकालना आया उसके बाद आपको क्या आएगा, एडजॉइंट निकालना आएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि माइनर हर एक एलिमेंट का निकाला जाता है,
उसी तरह आपका कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकाला जाता है, और जब आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेते हो उसके बाद आप उन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में अरेंज करोगे। ठीक है, कोफैक्टर क्या हो गए, ये हो गए, ये जो हमने निकाले हैं यहाँ पे। जब हम इन कोफैक्टर्स को अरेंज करेंगे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, फिर उसका ट्रांसपोज करके हमारा क्या निकलेगा, एडजॉइंट। ठीक है, मुझे पता है मैंने जो बोला आपको कुछ समझ नहीं आई होगी बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। तो देखो सिंपल सी बात है, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स AIJ। AIJ मैंने आपको बताया क्या होता है, AIJ होता है एडजॉइंट, और जब मैंने इसको ब्रैकेट्स में रखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि AIJ जो था उन कोफैक्टर्स को मैंने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया। कैसे, मेरे पास B था ये, ठीक है, B था ये 3 1 4 -1, मैंने 3 का कोफैक्टर निकाला, 3 का कोफैक्टर क्या था, -1। तो अब जो मेरा नया मैट्रिक्स आएगा वहां पे 3 की जगह मैं क्या लिखूंगी, -1। फिर जब मैंने 1 का कोफैक्टर निकाला, A12 क्या था 1, A12 का जब मैंने कोफैक्टर निकाला तो वो क्या बना, -4। तो यहाँ पे 1 की जगह -4 लिखूंगी। 4 जब मैंने एलिमेंट का क्या निकाला था, कोफैक्टर निकाला था, तो 4 का कोफैक्टर क्या आया था, -1। तो मैं यहाँ पे -1 लिखूंगी अगेन। और जब मैंने -1 का कोफैक्टर निकाला तो मेरा क्या आया था, 3, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 3। तो ये बन गया मेरा क्या, ये AIJ जो मैंने कोफैक्टर्स निकाले थे, जब मैंने उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज किया। कैसे किया, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला वो उसकी जगह पे रखना है। 3 का कोफैक्टर निकाला तो 3 की जगह पे आएगा, 1 की जगह पे निकाला तो -4 उसका जो कोफैक्टर था वो आएगा। सिमिलरली ये और ये, जब मैंने कोफैक्टर्स को अरेंज कर दिया एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो वो मेरा क्या निकल के आया, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट जब मुझे निकालना है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का नाम क्या था, B। कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज करके। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि जो पहले रो थी इसको कॉलम, मतलब इसको पकड़ के क्या किया, घुमा दिया और नीचे ले आए, और जो नीचे था उसको पकड़ के क्या किया, ऊपर ले आए। तो क्या बना मेरा, -1, -4 नीचे आ जाएगा, -1 ऊपर चला जाएगा और 3 यहीं रह जाएगा, और ये मेरा क्या निकलेगा, एडजॉइंट। ठीक है जी, क्या किया मैंने, इंटरचेंज किया रोज और कॉलम्स को। -4 रो में था तो मैंने इसको कॉलम में बना दिया, और -1 को हमने कहाँ पे बना दिया, ऊपर ले गए। तो जब हम एक ट्रांसपोज निकाल दिया किसका, कोफैक्टर्स का, तो वहाँ पे मेरा क्या बन के आ गया, एडजॉइंट। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो दोबारा देखो लेक्चर को, आपको ये चीज़ डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ग्रैस्प करने की, इसकी गारंटी मैं आपको दे रही। ठीक है, पहले माइनर निकाला, माइनर्स निकालने के बाद पहले माइनर्स निकाले, माइनर्स निकालने के बाद कोफैक्टर्स कैसे निकालने थे वो निकाले, फिर सारे कोफैक्टर्स को हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज किया। कैसे किया, 3 का कोफैक्टर उसकी जगह पे, 1 का कोफैक्टर उसकी जगह पे, 4 का कोफैक्टर उसकी जगह पे, और -1 का कोफैक्टर 3 की जगह पे। फिर जब इस मैट्रिक्स बना दिया, फिर जब इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया, दैट विल बी व्हाट, एडजॉइंट। और ये आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया होगा और उसका आपको बोला गया होगा कि इसका एडजॉइंट क्या होगा उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे, पहले उसका माइनर निकालोगे, फिर उसके कोफैक्टर्स निकालोगे, और फिर उसका क्या करोगे, उसका एडजॉइंट निकालोगे। अगर आपको लग रहा है इट इज़ नॉट वर्थ कि आप इसको सॉल्व करो तो आप गलत हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने जिनको अकाउंट्स आता है उन्होंने मैथ्स भी पढ़ना है। तो अगर आप ये सोच के छोड़ रहे होंगे कि 1 नंबर का टॉपिक है क्यों करें हम, तो वो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके हर सब्जेक्ट में। हर टॉपिक में एक चैप्टर आपका 1 ही मार्क्स का है, तो अगर आप 1-1 मार्क करके छोड़ने जाओगे तो आप तो सारा छोड़ दो फिर,
है ना, फिर मैथ्स क्यों छोड़ना है सिर्फ। इसलिए डोंट ट्राई टू लीव दिस टॉपिक। इतना इजीली आपको और कोई नहीं समझा सकता मुझे लगता है जितना मैं इजीली आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट इज़ नीडेड कि आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, पहले माइनर निकालते हैं हर एक एलिमेंट का, उसके बाद उसके कोफैक्टर्स को निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के जो मैट्रिक्स आपके सामने आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजॉइंट, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग फॉर द डेफिनेशंस, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज नीडेड इज द टेक्निक हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऑलराइट, अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट का, उसमें आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जो आपका लास्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का, दैट इज व्हाट, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आज हमने माइनर भी पढ़ा, एडजॉइंट भी पढ़ा, कोफैक्टर भी पढ़ा, इन तीनों चीज़ों को मिला के आपका एक लास्ट टॉपिक बनता है विच इज़ इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले इसको लिखा जाता है इस तरह, और इसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। प्रीरेक्विजिट क्या है, जो ए है इट शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपने पुराने लेक्चर्स ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता होगा नॉन सिंगुलर क्या होता है। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था डिटर्मिनेंट का, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए आपका प्रीरेक्विजिट है कि आपका जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और जब वो 0 नहीं है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह निकाला जाता है वो आपको सिखाया गया है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है वो हमने अभी के अभी डिस्कस किया था अपने इस लेक्चर में। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, पहले माइनर्स निकालोगे, फिर कोफैक्टर्स निकालोगे, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाओगे, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे, दैट मीन्स कि उसकी रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे। इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आपका आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट, ठीक है। उस एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है आपको किसको, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, ठीक है। तो इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आपको आता भी है तो आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, और एक तो 1, सपोज करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ गया 2, तो 1/2 को अगर आपको एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े तो नहीं कर सकते क्या। हमने पढ़ा है ना कि एक स्केलर क्वांटिटी को एक मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। 1/2 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3/2, इससे करेंगे तो 0, इससे करेंगे तो 2, 6 से करेंगे तो 3। तो ये आपका आ गया इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक्स थे आपके डिटर्मिनेंट में, इससे ज़्यादा नहीं थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स में पढ़ने वाली, जो मैंने आपको कहा था कि MCQs के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, जो भी फॉर्मूले आपको MCQs की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, या जो भी क्वेश्चंस आपको MCQ की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप पुरानी वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।